MCA Updates 2021, another video on the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance 2021. I will be explaining you this code, this ordinance that came up on MCA's website few days back in simple words. So do watch the video till the end. Hello friends, I am CS Jaspreet. Hope you have subscribed to my channel. If not, please do it as it's free of cost, and follow me on Instagram, Twitter and Pinterest for all the updates that I post on routine basis. Starting with the short title, जो कि है This Ordinance may be called the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance 2021. Ordinance, it's just like an act जो temporarily आता है mostly for 6 months and it shall come into force at once, right? पहले अमेंडमेंट से स्टार्ट करते हैं जो कि सेक्शन 4 में आई है। सेक्शन 4 की इस अमेंडमेंट में एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है जहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ हायर वैल्यू which shall not be more than rupees 1 crore by way of notification। इसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है कि जहाँ पे डिफॉल्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, बट इन एनी केस इट शैल नॉट बी मोर देन 1 करोड़ रुपीज। और आप आगे चल के भी देखेंगे जहाँ पे पेनल्टीज भी डिसाइड हुई हैं वहाँ का भी अपर लिमिट 1 करोड़ है। बट अदर देन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर सकती है फॉर डिफॉल्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, बट yes, it shall not be more than rupees 1 crore. In section 5, the meanings of few terms are being inserted like base resolution plan, preliminary information memorandum, pre-packaged insolvency commencement date, pre-packaged insolvency resolution process, because mainly the code has come up due to the insertion of the chapter 3A जो कि है pre-packaged insolvency resolution process. It is mainly for the MSMEs जिनके लिए ये process आया है as an ordinance. Then a new section 11A is inserted, वो मैं आपको explain करूँगी, and it is regarding the disposal of applications under 52C and under section 7 or 9 or 10। और ये जो section 54C है ये actually pre-packaged insolvency process में है, उसमें सारा कुछ explain किया गया है, तो ये interlink होगा, आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। और 11A में क्या है वो मैं अभी आपको explain करूँगी। So section 11A, which is newly inserted section, tells us कि अगर application file कर दी है but it's still pending under section 54C। 54C जो है that is in pre-packaged insolvency resolution process, उसमें है which I'll be explaining you later, but majorly वो application के बारे में ही जो है बात करती है। 54C जो है इट इज एप्लीकेशन टू इनिशिएट द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और जो सेक्शन 7, 9, 10 है दैट इज द एप्लीकेशन टू इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो मोर और लेस वो सेम है, बट क्योंकि MSME से इसलिए इस तरीके के 11A सेक्शन को ऐड करके ये बताया गया है दैट इन केस एप्लीकेशन फाइल हो गई है लेकिन 54C के अंडर पेंडिंग है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसे एडमिट भी कर सकती है, उसे रिजेक्ट भी कर सकती है बिफोर कंसिडरिंग सेक्शन 7, 9 एंड 10 जो कि इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अनदर इन पॉइंट नंबर 2 इट सेज कि अगर जो एप्लीकेशन 54C के अंडर है इट हैज़ बीन फाइल्ड विद इन 14 days ऑफ फाइलिंग एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 और 10, देन जो एप्लीकेशन 54C की है वो पहले डिस्पोज ऑफ होगी। ठीक है, अगर विद इन 14 days फाइल हुई है, अगर विद इन 14 days आपने फाइल कर दी तो 54C पहले डिस्पोज ऑफ होगी। बट अगर आफ्टर 14 days ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10 आप करते हो देन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल फर्स्ट डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 एंड 10। तो ये 3 चीज़ें हैं कि अगर तो पेंडिंग है राइट तो बिफोर पासिंग इन ऑर्डर या रिजेक्ट कर सकती है। अगर 14 days के अंदर है तो पहले 54C डील होगा, और अगर 14 days के बाद है तो पहले एप्लीकेशन जो सेक्शन 7 और 9 या 10 के नीचे हुई है वो एंटरटेन होगी। बट द मेजर पॉइंट इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 और 9 और 10 इज फाइल्ड and is pending as on the date of commencement of IBC Ordinance 2021. It has already been filed and is pending on the date of commencement of ordinance. Then in that case
the provisions of this new section, that is section 11A, will not be applicable. Then comes the most important thing, that is chapter 3A, the pre-packaged insolvency resolution process, जिसके लिए basically ordinance आया है. It revolves under this insolvency resolution process only. This is majorly for the MSMEs. So let's get started. The first section, that is section 54A, it deals about corporate debtors for pre-packaged insolvency resolution process. तो ये actually है क्या? ये है application for initiating the pre-packaged insolvency resolution process for MSMEs. MSMEs है micro, small और medium industries के लिए एक pre-packaged insolvency resolution process की application को initiate करना उसके लिए है. फिर जो ये application है, it is subject to few conditions which have to be complied before making this application. तो कुछ conditions हैं जो देखनी पड़ेंगी. Then corporate debtor को approval लेना पड़ेगा financial creditors से. That too should not be less than 60% in the value. Voting right नहीं, 60% in value of the financial debt due to such creditors. So this is important कि approval लेना पड़ेगा corporate debtor को. Before seeking an approval, the corporate debtor, अच्छा approval लेने से पहले corporate debtor को declaration देनी पड़ेगी, special resolution provide करना पड़ेगा, base resolution plan and other information जो भी required है वो provide करना पड़ेगा. तो ये पहले section के अंडर है, 54A के अंडर ये requirements हैं कि ये एक application है, application देने से पहले कुछ conditions हैं जिन्हें follow करना important है, जिनके साथ comply होना important है. Corporate debtor जो है उसे approval ऑब्टेन करनी पड़ेगी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से, और वो अप्रूवल होगी नॉट लेस देन, यानी कि 60% से ज़्यादा उन्हें अप्रूवल मिलनी चाहिए. दैट टू इन वैल्यू. ठीक है, इन वैल्यू मतलब कि जितना भी फाइनेंशियल डेट है उसका 60% से ज़्यादा इन वैल्यू जितनी भी अमाउंट आएगी उतने जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो अप्रूवल देंगे. ठीक है, उतना मतलब उनका जो अमाउंट है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए. देन बिफोर सीकिंग एन अप्रूवल, कॉर्पोरेट डेटर को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, बेस रेजोल्यूशन प्लान और कोई इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है. Moving to the next section, that is section 54B, that deals with the duties of resolution professional before initiation of pre-packaged insolvency resolution process. तो initiation से पहले कुछ duties हैं, जैसे कि the insolvency professional shall prepare a report, file such reports and other documents and perform such duties. तो ये काम उसे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, उस रिपोर्ट को फाइल करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या जो भी ड्यूटीज रिक्वायर्ड है. द ड्यूटीज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सीज if the corporate debtor fails to file an application within the time already stated, or the application is admitted or rejected by the adjudicating authority, तो उस टाइम पे जो insolvency professional है उसकी ड्यूटीज खत्म हो जाती हैं. सीज का मतलब खत्म हो जाती हैं इन केस corporate debtor जो है वो application within time भर ही नहीं पाता, right? He fails to file it, फाइल नहीं कर पाता जितना भी टाइम ऑलरेडी स्टेटेड है, या फिर एप्लीकेशन या तो एडमिट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है. Then the fees payable to the insolvency professional shall be determined and borne in manner specified, जैसे भी specified होगा, and it shall form part of the pre-packaged insolvency resolution process cost in case application is admitted. तो पहली बात तो जैसे भी बियर करनी है वो जैसे भी स्पेसिफाइड होगा वैसे किया जाएगा, और इसकी जो फीस है वो रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का हिस्सा बनेगी इन केस एप्लीकेशन जो है एडमिट हो जाती है. सो दीज आर द ड्यूटीज जो कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को करनी है बिफोर द इनिशिएशन ऑफ प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. Then comes section 54C, which is application to initiate pre-packaged insolvency resolution process. यही वो section है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, जो कि फिर कंपेयर होता है कि एप्लीकेशन अंडर 54C दी है या एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 और 10 ऑफ IBC दी है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है.
So the first point is कि corporate debtor को after complying with section 54A a corporate applicant may file an application. तो अभी हमने पढ़ा है कि corporate debtors के लिए जो application है approval लेनी है जो conditions देखनी है जो कि 54A में है वो अगर सब कुछ comply होता है तो फिर corporate applicant he may file an application. Then the application shall be filed in such form with particulars, manner and fees जो भी requirement है उसके हिसाब से. फिर corporate debtor को कुछ चीज़ें हैं कुछ थिंग्स हैं जो मतलब विद एप्लीकेशन फर्निश करनी इम्पॉर्टेंट है या रिक्वायर्ड है आई वुड से इंस्टेड ऑफ इम्पॉर्टेंट दे आर रिक्वायर्ड विच इज़ द डेक्लेरेशन स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नेम एंड रिटन कंसेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल declaration regarding the existence of any transactions of the corporate debtor and information of books of accounts of corporate debtor. So these are the things which are required to be furnished by the corporate applicant while filing the application. So this is important that you can only file the application if you have already complied with section 54A. You're filing it with the required particulars in the required manner and alongside your fees, and the things that are being furnished are also given. So after receiving the application, adjudicating authority के पास application आ गई. So within 14 days, adjudicating authority को अगर application complete है, complete in every manner, जैसे बताया कि क्या documents furnish करने हैं, क्या particulars हैं, क्या fees है, everything is given, and within 14 days it would admit it if everything is complete. In case it's incomplete, then it will reject it. So it's very like straightforward कि अगर adjudicating authority को within 14 days बताना है ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन कंप्लीट है तो एडमिट करेगी अगर कंप्लीट नहीं है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो इट विल रिजेक्ट इट कमेंसमेंट जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का होगा डेट वो होगा डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई है वही कमेंसमेंट डेट ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बन जाएगा जिस दिन भी जो एप्लीकेशन वो एडमिट हुई है राइट Then comes section 54D, time limit for completion of pre-packaged insolvency resolution process. तो pre-packaged insolvency process जो है within 120 days of the commencement date पूरा हो जाना चाहिए एक time limit fix किया ना what was the commencement date? It was the date of admission of the application. तो वहाँ से लेके 120 days के अंदर अंदर ये complete हो जाना चाहिए without prejudice to the subsection 1 जो वही है ऊपर वाला ही है the resolution professional he shall submit the plan as approved by the committee of creditors within 90 days. So ये तो हो गया कि completion ही हो जानी चाहिए within 120 days में लेकिन एक committee of creditors के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जिसका approval ज़रूरी रहेगा for this plan. So resolution professional को approve करा के within 90 days ये जो है प्लान सबमिट कराना पड़ेगा इन केस नो प्लान इज अप्रूव्ड प्लान अप्रूव ही नहीं किया कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने देन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन विद इट्स adjudicating authority for its termination on the day after the time period expires. So जिस दिन time period expire हो गया अगर resolution plan जो है वो approve ही नहीं हुआ तो मतलब 90 days का जब time period expire हो गया then it shall file an application with the adjudicating authority for its termination कि उसे terminate कर दिया जाए because कोई resolution जो है approve ही नहीं हुआ resolution plan. So this is the time limit जो जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है while filing or while preparing the pre-packaged insolvency resolution process. Then comes section 54E जो कि है declaration of moratorium and public announcement during pre-packaged insolvency resolution process. So the adjudicating authority on the date of commencement of the plan वो एक moratorium declare करेगी and appoint a resolution professional as named in the application. अगर कोई pending disciplinary proceeding नहीं है and otherwise अगर कोई pending disciplinary proceeding है तो जो भी board recommend करेगी उसके हिसाब से होगा and there should be a public announcement of the initiation immediately after the appointment of the resolution professional. तो जिस दिन commence होगा plan उस दिन adjudicating authority एक moratorium declare करेगी and they would appoint a resolution professional as well as named in the application
एज नेम्ड इन द एप्लीकेशन अगर कोई पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है, अगर कोई पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है तो जैसे भी बोर्ड रेकमेंड करेगा वो होगा, एंड एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी जाएगी इमीडिएटली आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अबाउट द इनिशिएशन ऑफ द प्लान. Order of the moratorium जो है that shall effect from the date of such order till the date on which the pre-packaged insolvency resolution process period comes to an end. तो उस दिन तक वो रहेगा. And the resolution professional shall conduct the pre-packaged insolvency process of a corporate debtor during the pre-packaged. तो वो उसका जो है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस करेगा, इसीलिए हमें जो है एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है. Then comes the important part of section 54F, that is duties and powers of resolution professional during pre-packaged insolvency resolution process. तो एक resolution professional की क्या duties हैं या क्या powers हैं वो भी explain करी गई है. So what are the duties of the resolution professional? His duties would be confirm the list of claims, inform the creditors regarding their claims, maintain an updated list of claims, monitor management of the affairs, inform the committee of creditors in the event of breach of obligations or board of directors, constitute the committee of creditors, convene and attend all of its meetings, prepare the information memorandum, file applications for avoidance of transactions or fraudulent or wrongful trading and such other duties. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ये सारी ड्यूटीज़ हैं रिगार्डिंग क्लेम्स, रिगार्डिंग मैनेजमेंट, रिगार्डिंग कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन ना हो जो रॉन्गफुल ट्रेडिंग करे या फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग हो जिससे. तो ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं, जो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है उसे ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो करनी पड़ती हैं. Then comes the powers of the resolution professional क्या है. So what he can actually do, what are his powers? He can access all books of accounts, records and information. He can assess the electronic records of the corporate debtor, assess the books of accounts, records and other relevant documents of the corporate debtor, attend the meetings of members, board of directors and committee of creditors, appoint accountants, legal or other professionals, collect all information relating to the assets, finances and operations of the corporate debtor and take such other actions. तो ये सारी powers हैं जो एक resolution professional को दी जाती हैं कि उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस है, रिकॉर्ड्स का, इंफॉर्मेशन का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, अगर मेंबर्स की मीटिंग्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग्स हैं, ही कैन कंप्लीटली अटेंड देम. ही कैन अपॉइंट द अकाउंटेंट्स, लीगल और अदर प्रोफेशनल्स एंड ही कैन कलेक्ट ऑल information that is relating to the assets, finances and operations of the corporate debtor. Moving further, the financial institution जो कि accounts of the corporate debtor maintain करती है, it's their responsibility that they shall furnish all information to him. To him का मतलब है resolution professional from the date of his appointment. So it is the duty of the financial institutions that they should maintain the accounts of the corporate debtor and they shall furnish the information from the date of his appointment. Then the personnel of the corporate debtor, जो corporate debtor उनका personnel, उसके promoters and any other person associated, they shall extend all assistance and cooperation to the resolution professional. It's very important that he should be assisted in a good manner. उसको जो भी cooperation चाहिए, जो भी assistance चाहिए, ये personnel हो या promoters हो या कोई और हो, सबको उसको helping hand देना चाहिए. The fees and any other expenses incurred by the resolution professional shall be determined in such manner provided the committee of creditors may impose limits and conditions and fees and expenses prior to its constitution is subject to ratification. So basically जो उसके फीस हैं या जो भी वो एक्सपेंसेस इनकर करेगा वो एज पर मैनर जो भी है प्रोवाइडेड होगा, प्रोवाइडेड कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो लिमिट्स इम्पोज कर सकती है, कंप्लीटली कंडीशंस इम्पोज कर सकती है एंड जो भी एक्सपेंसेस या जो भी फीस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इनकर की गई है दैट इज सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशंस बिकॉज बाद में वो रैटिफाई कर दी जाती है. एंड द फीस एंड एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न इन सच मैनर, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब रहता है उस मैनर में कर दिया जाता है.
Then comes section 54G, which talks about the list of claims and preliminary information memorandum. तो corporate debtor को within 2 days of the pre-packaged insolvency commencement date, which will be the date of the admission of the plan, जो हमने पहले पढ़ा था, उसके 2 दिन के अंदर अंदर they have to submit a list of claims with details of respective creditors and a preliminary information memorandum. So within 2 days आपको ये list of claims जो है ये कॉर्पोरेट डेटर को सबमिट करवानी पड़ेगी. इन एनी केस किसी पर्सन ने लॉस या डैमेज सफर किया ड्यू टू एनी ओमिशन ऑफ एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन और इंक्लूजन ऑफ एनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, there is suppose there is any kind of material information which is omitted, or there is any kind of inclusion of a misleading information, and due to that any person has sustained or suffered a loss or damage, then every person who's a promoter or a director or a partner of the corporate debtor at the time of submission or has authorized the submission of the claims will be liable to pay the compensation. अगर इस गलत चीज़ की वजह से, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी को लॉस हुआ, किसी को डैमेज हुआ, तो उस टाइम पे जो प्रमोटर था या जो डायरेक्टर था या जो पार्टनर था एट द टाइम ऑफ सबमिशन या जिसने सबमिशन को ऑथोराइज किया, उन्हें जो है लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी और कंपनसेशन देना पड़ेगा. Like in the last point I told you कि कौन liable हो जाएगा, in the same way if the information is given without his knowledge or without his consent, then that person doesn't becomes personally liable or liable in any case. Then जिस बंदे को लॉस हुआ है, the person who has suffered the loss, sustained the loss or damage due to omission of material information or misleading information, so they are entitled to move a court having jurisdiction for seeking compensation for such loss or damage. Section 54H deals with the management of affairs of corporate debtor. So during the pre-packaged insolvency resolution process period, the management of affairs shall continue to vest in the board of directors or partners. जैसे पहले होता है, जैसे नॉर्मल रहता है वैसे ही रहेगा. The board of directors of partners shall make every endeavor to protect and preserve the value of property and manage its operations. They have to take care of this. उन्होंने हर वो possible कोशिश करनी है कि वो protect कर सके and value of property को preserve कर सके. The promoters, members, personnel and partners shall exercise and discharge their contractual or statutory rights and obligations. तो उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं या स्टैचुटरी राइट्स हैं या ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें एक्सरसाइज भी करने हैं, उन्हें डिस्चार्ज भी करने हैं. सो ये जो है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, वो बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के पास ही रहे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स की कि वो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को प्रिजर्व भी करें और प्रोटेक्ट भी करें, और जो भी प्रमोटर्स हैं, मेंबर्स हैं, पर्सोनल है, पार्टनर्स हैं, वो सारी अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली, अपने ऑब्लिगेशंस को और राइट्स को प्रॉपरली एक्सरसाइज करें. Then comes section 54I, which deals with the committee of creditors. तो resolution professional का ये काम है कि वो एक committee of creditors बनाए within 7 days of the pre-packaged insolvency commencement date, provided that constitution can be altered on the basis of the updated list of claims. वो constitution जो है वो alter की जा सकती है, लेकिन resolution professional को within 7 days of the commencement date जो है committee of creditors constitute करनी है. जो फर्स्ट मीटिंग है वो भी विद इन 7 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाने, मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूट हो गए उसके 7 days के अंदर फिर उन्हें फर्स्ट मीटिंग करनी है. तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन को अप्रूव करना, वो सारी ड्यूटीज़ हैं. सो इसलिए विद इन 7 days रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी विद इन 7 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट. फर्स्ट मीटिंग जो है वो विद इन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी. प्रोविजंस जो सेक्शन 21 के हैं एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. Then comes section 54J, vesting management of corporate debtor with resolution professional. So अगर resolution professional application देता है adjudicating authority को, he shall make an application अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं वो रिजॉल्व करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास होना चाहिए. बट वो कैसे देंगे रेजोल्यूशन? बाय अ वोट ऑफ नॉट लेस दैन 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स. समझ गए? मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं बाय नॉट लेस देन, यानी कि 66% ऑफ वोटिंग शेयर से ज़्यादा वोट करके ये
रिजॉल्व कर दे, ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि जो मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास आ जाना चाहिए। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज सकता है। एंड इन केस ऑफ application, if the adjudicating authority is of the opinion that the affairs of the corporate debtor have been conducted in fraudulent manner or gross mismanagement of the corporate debtor, it shall pass an order vesting the management of the corporate debtor with the resolution professional. So अगर the adjudicating authority also believes कि it has the opinion कि जो corporate debtor के अफेयर्स हैं वो गलत तरीके से काम हो रहा है या फ्रॉडुलेंट मैनर में हो रहा है या क्रॉस मिसमैनेजमेंट हो रही है, सो वो भी ऑर्डर पास कर सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो कॉर्पोरेट डेटर की जो मैनेजमेंट है दैट शुड वेस्ट विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। Then comes section 54K regarding consideration and approval of resolution plan. सो कॉर्पोरेट डेटर को बेस रेजोल्यूशन प्लान जो है वो विद इन 2 days सबमिट करना। विद इन हर चीज़ की जो डेट है आप देखोगे डेज हैं वो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से ही स्टार्ट होते हैं। सो विद इन 2 days ऑफ द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कॉर्पोरेट डेटर को एक बेस रेजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट करना है। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे प्रोवाइड द कॉर्पोरेट डेटर एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रायर टू इट्स अप्रूवल, की क्योंकि प्लान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो अप्रूव करेगी तो एक अपॉर्चुनिटी उसे दे सकती है, अगर वो रिवाइज करना चाहता है तो कर सकता है। द रेजोल्यूशन प्लान्स एंड बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड अंडर दिस सेक्शन शैल कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यू सेक्शंस। तो कुछ सेक्शंस मेंशन है जिनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी इंपॉर्टेंट है। सो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो अप्रूव कर सकती है द बेस रेजोल्यूशन प्लान फॉर सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इफ इट डज नॉट इम्पेयर एनी क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अगर कोई क्लेम जो है वो इम्पेयर्ड नहीं है सो इन दैट केस जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो अप्रूव कर सकती है द बेस रेजोल्यूशन प्लान। एंड इन केस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव ही नहीं करती प्लान को या फिर the plan impairs any claims owed by the corporate debtor, then the resolution professional shall invite prospective resolution applicants to submit a resolution plan or plans to compete with the base resolution plan in such manner as may be specified. So अगर कोई claim impaired नहीं है, पता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई problem नहीं है, फिर तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो अप्रूव कर देगी। लेकिन कमेटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव नहीं करती है या फिर कोई जो प्लान है वो एक्चुअली इट्स नॉट प्रॉपर एनी इम्पेयर्स एनी क्लेम, सो इन दैट एट दैट टाइम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को बोल सकता है, इनवाइट कर सकता है कि वो भी अपने प्लान सबमिट करें और वो कंपीट किया जाए बेस रेजोल्यूशन प्लान से। सो अभी जो बताया था द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स जो हैं दे शैल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान्स बट दे शुड ऑल्सो फुलफिल द क्राइटेरिया एज मे बी लेड डाउन। तो क्राइटेरिया फुलफिल करना भी इम्पॉर्टेंट है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ resolution plans and relevant information to the resolution applicants। तो basis of evaluation उन्हें बताना ज़रूरी है और उन्हें relevant information देनी ज़रूरी है। The resolution professional shall present to the committee of creditors for its evaluation, के लिए वो submit करेगा। The committee of creditors shall evaluate the resolution plans and the approval of the resolution plan shall be by a vote of not less than 66% of voting shares after considering the feasibility, viability, including the priority and value of the security interest। तो ये सारे जो resolution applicants ने resolution plan submit किए हैं उसके बारे में है कि वो criteria fulfill करे first of all, second of all कि resolution professional जो है वो उन्हें basis of evaluation बताए, वो उन्हें relevant information बताए। थर्ड जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इट शैल प्रेजेंट दोज प्लान्स टू द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की वो इवैल्यूएट करें, फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो उसे इवैल्यूएट करेगी। देन अप्रूवल का प्रोसीजर ये है कि मोर दैन लाइक वो है ना नॉट लेस दैन 66%, मतलब 66% से ज़्यादा की वोटिंग शेयर से बाय वोट होना चाहिए आफ्टर कंसिडरिंग द फिजिबिलिटी वायबिलिटी, तभी वो जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव होगा। Then comes section 54L, that is approval of resolution plan। अब ये बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि अथॉरिटी
को मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेजोल्यूशन प्लान विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ प्लान, ठीक है, जिस दिन प्लान रिसीट हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर अप्रूव करना है, इन केस इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज अप्रूव्ड बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब उन्होंने भी अप्रूव कर दिया तो इस प्लान को अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो विद इन 30 डेज अप्रूव कर देगी. इन केस इट कैन ऑल्सो रिजेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि अप्रूव ही करना है, इट कैन ऑल्सो रिजेक्ट, और वो भी टाइम पीरियड सेम है विद इन 30 डेज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कॉन्फर्म विद द रिक्वायरमेंट्स, के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही नहीं है तो अगेन विद इन 30 डेज वो जो है रिजेक्ट भी कर सकती है. Then comes section 54M, which is appeal against order under section 54L. ठीक है, तो इसमें क्या है कि any appeal from an order approving the resolution plan under subsection 1 of 54L shall be on the grounds laid down in subsection 3 of section 61. Then comes section 54N, ये है termination of pre-packaged insolvency process. तो अगर resolution professional जो है files an application with the adjudicating authority जो पहले बताया था कि वो terminate करवा सकता है, then it shall within 30 days, again within 30 days वो of the application से terminate भी कर सकता है. Then comes section 54O. Section 54O deals with initiation of corporate insolvency resolution process. So जो committee of creditor है, ठीक है, after the pre-packaged insolvency commencement date, लेकिन ठीक है कमेंसमेंट डेट के बाद और अप्रूवल से पहले ये रिजॉल्व कर सकता है टू इनिशिएट दिस प्रोसेस बाय अ वोट ऑफ 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स. अब अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट करवाना है तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं वो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद लेकिन रेजोल्यूशन प्रोसेस के प्लान के अप्रूव होने से पहले ये रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं. वो कैसे होगा? अगेन बाय 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स. इफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फेल्स टू सबमिट द रिटन कॉन्सेंट, ठीक है, रिटन कॉन्सेंट वो नहीं दे पाता, देन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल अपॉइंट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू द बोर्ड. अगर उसका रिटन कॉन्सेंट नहीं आता, जो हमने पहले पढ़ा था कि नेम एंड रिटन कॉन्सेंट चाहिए, अगर रिटन कॉन्सेंट नहीं आया तो फॉर दैट टाइम पीरियड बाय द रेफरेंस ऑफ या विद द रेफरेंस ऑफ द बोर्ड, जिससे मतलब बोर्ड रेफर करे, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसे अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि रिटन कॉन्सेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो फिर इस तरीके से ताकि काम ना रुके कंपनी का. Section 54P, it deals with the applications of provisions of chapter 2, 3, 6, 7 to this chapter. Then comes amendment of section 61. Section 61 की amendment में ये आया है that the substitution is regarding an appeal against a liquidation order and against an order for initiation of corporate insolvency process. It may be filed on the grounds of material irregularity or fraud committed and related to such ऑर्डर. तो जो अपील जो अगर लिक्विडेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है या फिर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अगेंस्ट अपील, देखो अपील का भी कोई ग्राउंड होना चाहिए, राइट? यू आर अपीलिंग अगेंस्ट समथिंग, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर अपीलिंग इट, सो यू कैन अपील on the grounds of material irregularity or fraud committed in relation to such order. Then comes section 65. Amendment of section 65 says कि कोई भी person who initiates the pre-packaged insolvency resolution process due to any fraudulent or malicious intention or with an intent to defraud any person, तो उस केस में उसे पेनल्टी लग सकती है not less than rupees 1 lakh and not more than rupees 1 crore. Basically not less than 1 lakh and which may extend to 1 crore. अगर वो जो है इनिशिएट करता है ये प्रोसेस लेकिन उसका जो इंटेंशन है वो गलत है, फ्रॉड्यूलेंट है या मेलिशियस है, ठीक है, या फिर विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, तो उस केस में ये पेनल्टी है जो उसे लग सकती है. A new section is inserted, that is insertion of section 67A, which again says that in case an officer of the corporate debtor, he manages its affairs, right? कोई भी corporate debtor का officer है, he is managing the affairs with the intention of fraudulent purpose or to defraud the creditors. In those cases, फिर जो penalty impose होगी
पेनल्टी देखोगे आप हर जगह पे सेम है, इट्स नॉट लेस देन 1 लाख बट मे एक्सटेंड टू 1 करोड़, बट यस नॉट मोर देन 1 करोड़, जो हमने पहले ही बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाय नोटिफिकेशन कर सकती है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। अगेन अ न्यू सेक्शन इंसर्टेड, दैट इज सेक्शन 77A, जिसमें फिर यही बात है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन द एप्लीकेशन या लिस्ट ऑफ क्लेम्स या प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो कि फॉल्स है या फिर मटेरियल फैक्ट्स को ओमिट करती है, तो उसके लिए पेनल्टी है, राइट। बिकॉज आप ऐसी चीजें मतलब लिस्ट ऑफ क्लेम्स में गलत चीजें लिख रहे हो या प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिख रहे हो तो पेनल्टी तो अट्रैक्ट होती ही है। इन केस कॉर्पोरेट डेटर और एनी अदर पर्सन, इम्प्रिजनमेंट भी है 3 to 5 years एंड फाइन है ₹1 lakh which may extend to ₹1 crore, and it could be both as well. Same goes with the director or partner of the कॉर्पोरेट डेटा में जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, imprisonment of 3 to 5 years, like not less than 3 years but which may extend to 5 years, fine of not less than 1 lakh which may extend to 1 crore, or even with both. I think this is a section that is actually imposing the imprisonment. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, डू शेयर इट विद योर कलीग्स, विद योर फ्रेंड्स, एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। डू फॉलो मी ऑन माई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दैट इज़ इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड पिंटरेस्ट, और बेल बटन दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ यू गेट नोटिफाइड। बाय।